हेलो बच्चों, वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला एंड दिस इज़ गौतम। और आज के 6 मार्च की करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा कोट क्या है? जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो दलाई लामा जी का कोट है। तो बेसिकली आपके दिन में अगर एक छोटा सा भी एक पॉजिटिव थॉट आए तो वो भी आपके पूरे दिन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाने की कोशिश कीजिए या पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए। ठीक है, अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखिए ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले और आप मोटिवेटेड रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने आज के हेडलाइंस है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले जो फर्स्ट जो है एक स्टोरी है एक पर्टिकुलर केस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर फ्लैट के लिए। ठीक है, और या फिर अदर लॉ एग्ज़ाम के लिए भी। और इसरो ने अभी एक सक्सेसफुली एक क्रायोजेनिक सिस्टम इंजन टेस्ट कंडक्ट किया है। ठीक है, नीति आयोग ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ जो रिस्क जुड़े हैं उनको फ्लैग किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या है, क्वांटम क्यूबिट्स क्या है। तो आपको इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये डॉल्फिन सर्वे हमने पहले भी कवर किया था। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। और जो ट्रम्प वाले जो इश्यूज़ हैं वो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं ये। और बाकी इसके अलावा डीप सीक पे फिर से वही के लगातार न्यूज़ में है। ठीक है, और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर भी वही ट्रम्प से रिलेटेड इशू है, वो लगातार न्यूज़ में है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रीनलैंड के लिए ट्रम्प ने कुछ थ्रेट दिया था कि हम उनको एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। तो फिर वहाँ पे भी उन लोगों ने भी ट्रम्प को ऐसे ही जवाब दिया है। तो ये भी लगभग वही न्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ जो है आपके पास, तो आप देख सकते हैं इनको। और इनमें से बहुत सारी ऑलरेडी पहले भी कवर की जा चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि व्हेन एससी डिफाइंस इक्वालिटी इन यूनियन वर्कर केस। तो यूनियन वर्कर केस था कोई, इसके अंदर एससी ने आर्टिकल 14 पर्टिकुलरली आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी है उसकी डेफिनेशन, इक्वालिटी का मतलब क्या है उसको डिफाइन किया गया था और उसके अंदर कुछ चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो केस क्या था, 1949 में अनवर अली सरकार केस करके एक है। ठीक है, हु वाज द मेंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हु वाज द मेंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। और एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 49 लोग मारे गए थे। ठीक है ना, एंड ही वाज इन्वॉल्व विद किलिंग ऑफ 3 यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ केस था। ठीक है, तो उनके केस में जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है उसको बाईपास किया जा रहा था। ठीक है, एक स्पेशल कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उनका फास्ट ट्रायल के लिए उनके लिए स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज़ अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट वहाँ पे आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कुछ इसमें थी। तो इस केस ने पर्टिकुलर क्या किया था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट एक होता है, तो उसको इस्टेब्लिश किया था कि जो कि किस चीज़ में किस चीज़ में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ इक्वालिटी। कि कौन सी जो है एक्सेप्शंस जो है राइट इक्वालिटी के अगेंस्ट परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपको पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए इस केस के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आर्टिकल 14 इज राइट इक्वालिटी, आपको पता है। ठीक है ना, द टेस्ट रिक्वायर्ड, टेस्ट में क्या चाहिए होता है, जो कि क्लासिफिकेशन जो है, जो कि इंटेंजिबल डिफरेंशिया पे बेस होनी चाहिए और एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए लॉ के ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो कोई भी जैसे राइट टू इक्वलिटी जो है इसके साथ एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, और इंटेंजिबल डिफरेंशिया भी होना चाहिए। तो ये टर्म को आप लोग जाके देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है, दिस रूलिंग रीइंफोर्स्ड दैट ऑल सिटीजन इवन दोस एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम आर एंटाइटल्ड टू बी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ ये पर्टिकुलर चीज़ इस लॉ में एस्टैब्लिश की गई थी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इवन दोस एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम, जो कि इनके ऊपर कोई सीरियस क्राइम का भी एक्यूजेशन लगा हुआ है, इवन दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। उनको भी लॉ के अंदर उतनी ही प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, वो भी उनके राइट्स के अंदर आता है। तो इस चीज़ को इस आर्गूमेंट को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहेगी। ठीक है, द केस वाज स्टेप टुवर्ड्स डीकोलोनाइजिंग द लीगल सिस्टम, मूविंग अवे फ्रॉम द colonial era practices that allow for the arbitrary and discriminatory law।
जो कि कॉलोनियल इराज में जो कॉलोनियल टाइम में क्या होता था कि आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हुआ करते थे कि ठीक है, कि अगर इंडियन है तो उसको कम प्रोटेक्शन है, यूरोपियन है तो उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ठीक है। अगर वो लोग किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो इस चीज़ से, इस केस के बाद हम लोग हट गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस थी इस केस की। आगे देखते हैं, वॉरियर्स ऑफ होप आशा वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। कल भी एक न्यूज़ थी कि जिसमें होम मिनिस्टर ने आशा वर्कर्स की तारीफ़ की थी उनके रोल में एमएमआर जो है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और एनएमआर को डिक्रीज़ करने में, ठीक है। तो उन आशा वर्कर्स बेसिकली इनका जेनेसिस कहाँ पे है, दे वर क्रिएटेड इन 2005 अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड दे वर डिज़ाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेसिकली इनको जो है डिजिग्नेट किया गया था पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटीज़ के बीच में जो गैप है उसको कवर अप करने के लिए। आशा का मतलब आपको सबको पता है कि होप होता है, ठीक है, हिंदी के एक्रोनियम है। उनका काफ़ी वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है कि किन चीज़ों के अंदर, कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक है बर्थ और डेथ्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड और एडोलसेंट चाइल्ड की हेल्थ केयर के लिए इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो डिलीवरीज जो होती हैं, जो गांव में जो डिलीवरीज होती है उसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ और जो है हाइजीन को और सैनिटेशन को ये लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और इनका रिकॉग्निशन क्या होता है, कोविड-19 के टाइम में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, ठीक है। तो उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया था WHO के डायरेक्टर जहाँ वहाँ से WHO से इनको अवार्ड मिला था, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिला था इनको 2022 में, ठीक है। और अदर स्टडीज़ भी हैं जिसमें इनका इम्पैक्ट जो है हेल्थ केयर एक्सेस पे दिखता है, ठीक है। तो आगे क्या है कि पर ये लोग भी कुछ प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि इनएडिक्वेट कंपनसेशन होता है और पर्सनल लेवल पे इनको काफ़ी सेक्रीफाइस करना होता है, जो उनकी सैलरीज जो है बहुत ही कम होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम भी इनको काम करना रहता है साथ में, ठीक है। और काफ़ी लंबे टाइम काम करने की वजह से इनकी अपनी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है, इनकी अपनी फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, और जो है उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उनको कंपनसेशन शायद उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड की जा रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है, ताकि इनको परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाए, इनको ऐसे परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ठीक है, और एडिक्वेट कंपनसेशन भी मिले और अदर बेनिफिट्स भी इनको दिए जाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल में ऐसा आर्ग्यू किया गया है कि ठीक है कि इनके साथ इनकी इन सब ज़रूरतों को ध्यान में रख के इनके आगे ये सब सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए जाए, ठीक है ना। तो अगला हमारा आर्टिकल है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन फेडरल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट में तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोलकर के केस था, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस को लेके ही इस उस केस को लेके ही उस केस से रिलेटेड ही आर्टिकल है, ठीक है। 2025 का अभी का ही केस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि स्टेट यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन था पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में, उसको इनवैलिडेट किया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। अब ये जो डिसीजन है ये चैलेंज कर रहा है इस स्टेट के इस्टेब्लिश प्रैक्टिस को, जो स्टेट की डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन देता है उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और स्टेट का क्या इशू है कि स्टेट के अंदर जो है जो आपका पब्लिक हेल्थ जो है इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। पब्लिक हेल्थ है ना जो आपका, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जाके नोटिस देखेंगे अपने होमवर्क में कि स्टेट सब्जेक्ट क्या होते हैं, या जो आपकी 3 लिस्ट हैं उनमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं और यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जाके ध्यान में रहना है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। क्योंकि स्टेट जो है अपनी जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको रन करने के लिए इन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये चीज़ काफ़ी इस्टेब्लिश है, अदर स्टडी से भी इस्टेब्लिश है कि जो है कोई भी
कोई भी पर्सन जो है या कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने स्टेट में सर्व करना ज़्यादा प्रेफर करता है रादर देन अदर स्टेट। तो वहाँ पे इस चीज़ को लिया जा रहा था कि अ, अगर अगर लोग बाहर से अगर कोई अपने स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है, स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है डोमिसाइल के बेस पे, सो इट्स ए गुड थिंग, ताकि स्टेट जो है अपने लिए एक वर्कफोर्स को रेडी कर सके। पर्टिकुलरली स्पेशल जो स्पेशलिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि आपका गायनोकोलॉजी है या ऑर्थोपेडिक्स है, ठीक है, इस तरीके की जो स्पेशलिटीज़ जो होती हैं स्टेट जो है इन्हीं डॉक्टर्स के थ्रू, पीजी डॉक्टर्स के थ्रू ही पूरा करता है। ठीक है, तो इन्होंने तो बेसिकली मेरिटोक्रेसी की इस डेफिनेशन को इस आर्टिकल में चैलेंज किया गया है। ठीक है ना। अब इसका एक और क्या कहना है कि जो है, एक और चीज़ क्या कहना है कि अगर स्टेट को अगर अपने लोगों को वहाँ पे लाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब बेनिफिट अगर स्टेट अपने लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे पाएगा तो स्टेट भी जो है इन सब कॉलेजेस में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स है जैसे, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, लेकिन स्टेट की इंस्टीट्यूशन की अपनी ऐसी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अब ज़्यादा अपने हेल्थ केयर सिस्टम में भी उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इसको बोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पब्लिक हेल्थ स्टेट ऑटोनॉमी ये हमने पकड़ लिया। ठीक है ना। और तो आर्टिकल 21 भी यहाँ पे हमारा पिक्चर में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जो आपका राइट टू हेल्थ है वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी की जो यहाँ पे जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। यहाँ पे नीट पीजी की जो लिमिटेशंस जो हैं उसको भी दिखाया गया है कि वहाँ पे जो है बहुत बार नेगेटिव मार्क्स के साथ भी लोग क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो और एक बार हेल्थ मिनिस्ट्री के कहने पे जो है 0 परसेंटाइल के साथ भी लोगों को एलिजिबल बनाया गया था कि दे हैव क्लियर दी नीट, दे आर एलिजिबल टू क्लियर नीट। तो ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, केसेस भी किए गए हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि डॉक्टर्स जो हैं जो ज़्यादातर जो है अपने होम स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जब डॉक्टर्स रहना ही अपने होम स्टेट में जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर चाहे दूसरे स्टेट में पढ़ेगा भी तो ही विल बी गोइंग बैक टू हिज ओन स्टेट, तो वो जाके अपने स्टेट में सर्व करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसे स्टेट रह जाए जिनको कभी डॉक्टर्स मिले ही ना, इस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी बन जा रही है। ठीक है, तो यही जो है मोटा मोटा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। ठीक है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। आगे ये भी हिंदू में एक न्यूज़ थी, व्हेन डेब्रिस फॉल ऑन स्पेस क्रैश टू द अर्थ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई भी स्पेस से कोई भी जब सैटेलाइट डिफंक्ट हो जाते हैं तो उनको भी डीऑर्बिट करके नीचे लाया जाता है। तो कभी कभी उनसे डेब्रिस जो है किसी दूसरे स्टेट में गिरती हैं। ठीक है, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है वहाँ पे। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। ठीक है, माक्यूनी काउंटी एक केनिया में है। ठीक है ना। दिसंबर 30, 2024 में यहाँ पे एक 500 किलोग्राम का पीस था, ये स्पेस डेब्रिस था जो कि वहाँ पे गिरा था। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि ये वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में ये चीज़ गिरी थी, उससे कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि अब जैसे जैसे स्पेस के अंदर नए नए सैटेलाइट्स आते जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट जो है, स्टारलिंक प्रोग्राम जो है उसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट जो है आपके स्पेस में रखे जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब वहाँ पे जैसे जैसे स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगे तो वहाँ पे डेब्रिस भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। तो उसके लिए लीगल वैक्यूम वहाँ पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है एग्जिस्टिंग लॉज क्या है कि स्पेस डेब्रिस की जो डेफिनेशन जो है ना वो ऐसे क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली स्पेस डेब्रिस का मतलब क्या है। ठीक है, और स्पेस जो कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो COPUSA या कोऑर्डिनेट कमेटी एंड द UN कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसने एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि ज़्यादातर एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है ना, बट इसे एम्बिग्यूटी आती है कि वो सब स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, स्पेस जो डेब्रिस जो है उनको स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। ये जो है थोड़ा लीगल आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा लीगल आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ है, तो पर्टिकुलरली क्लैट और लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीज़ को देखना। ठीक है, तो 1972 का जो कन्वेंशन है उसके अंदर इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज
कॉस्ट बाय स्पेस ऑब्जेक्ट, तो इसमें एब्सोल्युटली लायबल तो दिया जाता है, बट जो है डेब्रीज जो है अब स्पेस ऑब्जेक्ट में आती नहीं है, तो फिर ये जो है डिफंक्ट हो जाती है इससे। और आउटर स्पेस ट्रीटी में भी आर्टिकल 4 में भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, बट ठीक है, बट वहाँ पे भी इसको जो है ठीक से एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे 1978 जो कॉस्मोस 1954 का भी एक इंसिडेंस है, कॉस्मो 954 करके एक इंसिडेंस है 1978 का, ठीक है ना, जहाँ पे कनाडा को काफ़ी जो काफ़ी आधा ही कॉस्ट मिला था क्लीन अप का, ठीक है ना, यूएसएसआर से, कि उनके कोई सैटेलाइट थी जो वहाँ पे जाके गिरी थी। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, आप इस भी इसको जाके देख सकते हैं न्यूज़ में। ठीक है, तो और आगे न्यूज़ क्या है कि रोपवे प्रोजेक्ट जो है केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में सेंटर ने इसके लिए परमिशन दी है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो जो 2 रोपवे प्रोजेक्ट हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक। ठीक है, ये दोनों जगह आपको याद रखनी है, तो आपके CUET एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, CUET के लिए दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पर्वतमाला परियोजना। ठीक है, तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और पर्वतमाला परियोजना जो है, इसके बारे में आप लोग जाके देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं, तो DRDA कंडक्टेड ट्रायल फॉर सपोर्ट सिस्टम फॉर LC तेजस। तो LC तेजस के सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे एक DRDA ने सक्सेसफुली एक ट्रायल कंडक्ट किया है। ठीक है ना, तो ट्रायल किसके लिए, इंडिजिनस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ILSS फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इट्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इट्स ए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या सिस्टम क्या करता है, इट प्रोवाइड ब्रीदेबल ऑक्सीजन फॉर द एयर क्रू ड्यूरिंग फ्लाइट। तो एयर क्रू को जो है ब्रीदेबल ऑक्सीजन देता है फ्लाइट के दौरान, एंड इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो उसकी जो ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड सिस्टम एक होता है जिसको नीड को ये लोग एलिमिनेट कर देता है। द सिस्टम इन नेसेसरी मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड। अब इसको MiG-29K सीरीज़ में भी यूज़ करने के लिए ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, तो CUET और अदर एग्ज़ाम जो है CUET में या अभी जो एग्ज़ाम क्लोज है वहाँ पे से वन लाइनर की तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ये सिस्टम किसने डेवलप किया, तो DRDO ने डेवलप किया है इस सिस्टम को। ठीक है, तो इसरो यहाँ पे भी एक न्यूज़ और थी, इंडियन एक्सप्रेस में थे, इसरो कंडक्टेड क्रूशियल टेस्ट फॉर सेमी क्रायोजेनिक इंजन जैसे की टू फ्यूचर लॉन्चेस। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है SE-2000 जो है उसके डेवलपमेंट में इसरो ने एक सक्सेसफुली एक टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसमें हॉट टेस्ट जिसको कि हॉट टेस्ट बोलते हैं ऑफ द पावर हेड टेस्ट आर्टिकल फॉर दी सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो पावर हेड टेस्ट आर्टिकल के लिए हॉट टेस्ट कंडक्ट किया था इसरो ने। ठीक है, वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, तो इससे जो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्टेज के डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के फ़ायदे क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज़ करता है, जो कि ईजी टू हैंडल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा ईजिली आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। देव तो हाई डेंसिटी इम्पल्स भी ये ऑफ़र करते हैं, और साथ में ये कम टॉक्सिक भी होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। और LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो डेवलप कर रहा है, उसके डेवलपमेंट में भी इससे हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV जो कि इसरो के स्पेस प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, जो कि ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जो है इसरो का, उसके लिए है, उसमें भी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, तो थैंक यू। तो अगर आपको कोई भी कमी लगती है इसके अंदर तो प्लीज़ आप इसको बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।